बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम में स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले आज की अहम खबरें। और अहम खबरों में इलेक्शन कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर, काफ़ी अहमियत का हामिल ये दौरा, क्योंकि सबकी नज़रें इस दौरे पर मरकूज इस एतबार से हैं कि कब जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात मुनक्किद कराए जाए। लेकिन इस दौरे से कबल ही उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं, उनका एक खास इंटरव्यू एक कौमी रोजनामे के अंदर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है, जिसमें उन्होंने 370 का जिक्र किया। न सिर्फ 370 का जिक्र किया, बल्कि उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट का कोई भी फैसला खुदाई फैसला नहीं है कि जिससे बदला ना जा सके। बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला की जानिब से दफा 370 को लेकर और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला का यह बयान ठीक उस वक्त आया जब जम्मू कश्मीर के अंदर मुमकिन तौर पर सितंबर के महीने में इंतखाबात होने जा रहे हैं। और उससे पहले ही उमर अब्दुल्ला का यह बयान कि पार्लियामेंट का कोई भी फैसला हतमी नहीं होता है, कोई भी फैसला मुकद्दस और खुदाई फैसला नहीं होता है कि जिससे बदला ना जा सके। उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट में दूसरी हुकूमत आ सकती है जो 370 के फैसले को रिविजिट कर सकती है, और ऐसा ही अदलिया की जजमेंट्स के साथ भी हो सकता है। यानी एक फैसले को दूसरा बेंच जो है उससे तोड़ सकता है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान था जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर दिया है, और इस बयान को लेकर मुख्तलिफ तरफ से सियासी चहल पहल भी शुरू हो गई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये बयान ठीक उस वक्त आया है जब जम्मू कश्मीर के अंदर मुमकिन तौर पर अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इस हवाले से जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है वो काफ़ी बढ़ रही है, काफ़ी हलचल जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हालांकि हम जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो अभी भारतीय जनता पार्टी का डिस्पेंसेशन है, उमर अब्दुल्ला का मानना है कि हम ये जानते हैं कि इसमें 370 को लेकर कोई रिविजिट नहीं किया जा सकता, एब्रोगेशन हुआ है, इससे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, रियासत का दर्जा मिलेगा, तो उसके बाद भी कई सारे फैसले हैं जिन्हें बदला जा सकता है। यानी जब जम्मू कश्मीर को दर्जा रियासत हासिल होगा और उसके बाद जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद जो यहाँ पर कैबिनेट बनेगी, उसको इख्तियारात होंगे, और उसमें जो स्टेट डोमेन के अंदर जितने भी फैसले आ सकते हैं उन्हें रिविजिट किया जा सकता है। और इस तरह का बयान उमर अब्दुल्ला का है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यूटी के अंदर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है, और उन्होंने कहा कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूँ कि मेरे पियान की तकर्री, उसकी अपॉइंटमेंट अमल में लाई जाए। यानी चीफ मिनिस्टर को जो पियान चाहिए उसकी तकर्री एलजी साहब करे, मैं इसके हक में नहीं हूँ, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एलजी साहब के दफ्तर के बाहर भी नहीं रह सकता हूँ, और फिर एलजी साहब से गुजारिश करूँ कि आप मेरी फाइल पे दस्तखत करें, क्योंकि मैं एक चुनिंदा नुमाइंदा होगा तो कैसे जमहूरियत के अंदर ये शाया निशा हैं कि एक जमहूरी तर्ज अमल से बना हुआ लीडर, बना हुआ चीफ मिनिस्टर एक एलजी से इस तरह की इस्तदा करे। ये उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। और इस इंटरव्यू के अंदर जम्मू कश्मीर की मजमूरी सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी उन्होंने तज़किरा किया। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हमने वॉइस टीवी उर्दू के ज़रिए आप तक पहुँचाई है, उसमें पार्लियामेंट से लेकर जो यूटी के अंदर इख्तियारात को लेकर उन्होंने बात की है वो हमने आप तक पहुँचाई है। चलिए, उमर अब्दुल्ला का बयान। लेकिन दूसरी जानिब बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि इलेक्शन कमीशन का आला सतही वफद जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है, और ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल इस एतबार से है कि इसमें आला सतही वफद में कई सारे अफसरान जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहों के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों के साथ भी बात करेंगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात पुरअमन तरीके से हों और इसके लिए जो ज़रूरियात है उस पर वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करेंगे। ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत होगी, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह के साथ भी बात होगी, और दोनों के दरमियान जो बात होगी वो सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर होगी, और इंतज़ाम के हवाले से जो इंतज़ामात करने हैं इंतखाबात के लिए, उसमें क्या कुछ पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और कैसे और कितने मराहिल में ये इंतखाबात होंगे, उस निस्बत से
बातचीत होगी, ये खबर आ रही है दिल्ली से, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसकी सरबराही करेंगे। और इस खबर की निस्बत से अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इस वफद का बिल्कुल फैसल, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि कल ही ये वफद जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है, कौन कौन इस वफद के अंदर होगा और क्या क्या मसरूफियात जम्मू कश्मीर के अंदर रह सकती हैं इस वफद की? देखिए हिलाल, बिल्कुल जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फुल कमीशन या फुल डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर इसी हफ्ते दौरा करने वाला है, तो कल शाम जिस तरीके से एक शेड्यूल भी सामने आया है कि करीबन सुबह 8 बजे जो है इलेक्शन कमीशन का जो डेलीगेशन है वो दिल्ली से डिपार्चर होगा और करीबन 10 बजे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर उनका अराइवल होगा। और उसके बाद ही 11:15 बजे जो है जो पोलिटिकल पार्टीज है, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज या नेशनल पार्टीज जो है उनके साथ, उनके लीडर्स के साथ जो है मुलाकात होगी। और उसके बाद जो है चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, उनके साथ भी मीटिंग का सिलसिला जो है लगातार किया जाएगा। एसएसपी हो, डीसीज हो या बाकी जितने भी अहदेदार हैं जिनका इलेक्शन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की वाबस्तगी है, उनके साथ मीटिंग होगी। और दूसरे दिन वो जम्मू जाएंगे। जम्मू में परसों 2:30 बजे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें जो है जो ये पूरा विजिट होगा उसके हवाले से खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन जहां तक आज की अगर हम बात करें तो सियासी लीडर जो यहाँ के हैं तो कई कुछ हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ राय उनकी है इस इलेक्शन कमीशन के विजिट के हवाले से। एक तरफ से एक जो कुछ लीडर इस तरीके से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है या उम्मीद है उनकी है कि शायद इसके बाद जो इलेक्शन के हवाले से एक ग्रीन सिग्नल जो है दी जाएगी। लेकिन दूसरी साइड से यह भी कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन कमीशन के विजिट का फायदा तब होगा जब वो यहां से बाहर जाके अनाउंस करेंगे या नोटिफिकेशन निकालेंगे कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन किया जाएगा। तब तक जिस विजिट का कोई फायदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई फ्रूट इस विजिट से जो है नहीं निकलेगा जब तक ना इस विजिट के बाद कोई अच्छी खासी अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन के हवाले से की जाए। क्योंकि इससे पहले भी जब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन आया था उस टाइम भी इनके वहां से सवाल किए गए थे कि आप असेंबली इलेक्शन कब कर रहे हैं, तो उस टाइम भी मुस्बत जवाब जो है इलेक्शन कमीशन के पास नहीं थे। लेकिन अब इस बार जो है ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि शायद इस बार जो है विजिट है, क्योंकि पहले ही इलेक्शन के हवाले से ट्रांसफर का ऑर्डर आया है, तो अभी भी उम्मीद है जो है लोगों से लेकर सियासतदानों तक है शायद कल के विजिट के बाद एक अच्छी खासी अनाउंसमेंट जो है इलेक्शन के हवाले से होगी और उसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन कराया जाए। याद होगा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी ये बात कही गई है कि फौरन से पेशतर जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इसमें काफ़ी जल्दी दिखाई गई है और उसके बाद भी कई सारी चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं और उसके बावजूद भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर विज़ाविज़ जो वक्त की सरकार है या इलेक्शन कमीशन है, तो क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर? उन्हें अभी भी इंतखाबात नहीं हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल शबुशुबात है, बिल्कुल जो ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट इस वक्त है वो बरकरार बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन का जिक्र किया कि उस टाइम जब यहाँ पे इलेक्शन किए गए थे और इलेक्शन कमीशन से पूछा भी गया था कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं तो असेंबली इलेक्शन कराने में क्या कुछ दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त तो दिक्कत कुछ नहीं थी। जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन बड़ा स्मूथली यहाँ पे कंडक्ट हुआ या हजारों की लाखों की तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकले, तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी माहौल जो है साजगार था असेंबली इलेक्शन के लिए। लेकिन उस टाइम भी जो जवाबात इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए थे वो एक मेन रीजन रहा है जिससे कहीं ना कहीं अभी भी हमें कह सकते हैं कि जो यहाँ की सियासी पार्टियां है उनके पास ट्रस्ट अभी नहीं, वो अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज पे भरोसा नहीं कर पाते हैं कि इलेक्शन कमीशन यहाँ आके जो है इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन निकालेगी। लेकिन उम्मीदें उनके हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन भी दी गई है 30 सितंबर तक यहाँ पे सब कुछ क्लियर होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद यहाँ के सियासी लीडरों को दे रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको जो है उस पर जो है तामील की जाएगी और इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात हुई क्योंकि कल 11:15 बजे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलना है, तो वो भी करीबन एक ही एजेंडा लेके आसाम में आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे इलेक्शन असेंबली इलेक्शन कराया जाए, उसके बाद स्टेटहुड जो है या स्टेटहुड पहले रेस्टोर किया जाए, उसके बाद असेंबली इलेक्शन कराया जाए। इससे इस तरीके की जो है डिमांड जो है कल भी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ से रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज पूरी जानकारी देने के लिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन नहीं है कि वो स्टेटहुड को लेकर बात करें या उस पर कोई राय दें या जो लोगों की राय है उसे एक्सेप्ट करें, बल्कि उनका काम ही है, उनका डोमेन यही है कि वो सिर्फ इलेक्शन के आसपास ही बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को जो मुल्क का सबसे बड़ा अदलिया है उसकी डायरेक्शंस का भी ख्याल है और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी है और अब कोई भी चीज़ ऐसा हाइल होता हुआ नज़र नहीं दिख रहा है कि जो अब इंतखाबात के दरमियान
कोई फसील बन सकती है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अगरचे कुछ एक पार्टीज के अंदर अभी भी डेफिसिट है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी ये इत्मीनान नजर आ रहा है कि अब सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। और कल जो इलेक्शन कमीशन का आला-सती दौरा है वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ आम लोगों को भी इन इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, इलेक्शन कमीशन का वफ्द कश्मीर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने एक मीटिंग दिल्ली के अंदर बुलाई है और इस बुलाई गई मीटिंग में उन्होंने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले करीबन 20 के करीब लीडरान को दिल्ली तलब किया है। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू के साथ। वकार रसूल वानी, गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद कर्रा भी इस वफ्द के अंदर शामिल होंगे और कुछ साबिका एमएलएज भी इस वफ्द के अंदर शामिल होंगे। लेकिन एजेंडा क्या होगा वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो हमारे जराए हैं उनके साथ हमने इस हवाले से बात की है कि कल जो वफ्द दिल्ली राहुल गांधी ने तलब किया है इसमें किन चीज़ों को लेकर गुफ्तशनीद होगी, क्योंकि इलेक्शन तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है कि दौरा जो इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का है उसके पस मंज़र में ही ये मीटिंग दिल्ली के अंदर बुलाई गई है। हम अपने सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सनम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, कल का ये दौरा, जो हम दौरा नहीं कह सकते बल्कि जो मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली के अंदर, क्या कुछ एजेंडा खास रहने वाला है? क्योंकि अब कांग्रेस के सीनियर लीडरान की तलबी दिल्ली के अंदर हुई है, राहुल गांधी इस मीटिंग की खुद सदारत करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह अभी खबर में बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस की लगभग सारी टॉप लीडरशिप है वो कल दिल्ली जा रही है जी। और कुछ लीडर निकल भी रहे हैं। कल दिल्ली में मीटिंग है और दिल्ली में ये मीटिंग उन्हें कांग्रेस हाई कमान से है, जिसमें राहुल गांधी रहेंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, इवन के सोनिया गांधी के बारे में भी खबरें कि वो भी इस मीटिंग में रह सकती है। और जाहिर है जब जम्मू कश्मीर का आला कमान जो है, जम्मू कश्मीर की टोटल जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें तारिक हमीद कर्रा हूँ, जीए मीर हूँ, वकार रसूल बानियाली हूँ, जम्मू से रमन बल्ला हूँ या जम्मू से दूसरे लीडरान हूँ, तो ये सारे जब दिल्ली जाएंगे तो जम्मू कश्मीर ही इस पर डिस्कस हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में आपने अगर एजेंडा की बात की तो एजेंडा जो कांग्रेस हल्के बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात किस मोड से लड़े जाएं, उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाए और साथ साथ में अगर अलायंस करने की जरूरत पड़ी तो किसके साथ किया जाए। ये बड़ा जो है कल एजेंडा अगर देखा जाए तो इस मीटिंग में ये जो आपने अलायंस का जिक्र किया है, ये प्रीपोल अलायंस की शर्त है या फिर पोस्टपोन इलेक्शन के बारे में ये सोच विचार हो सकता है? ये बिल्कुल दिल्ली प्री पोल की ही बात करिए। इस वक्त जिस तरह इंडो इंडिया अलायंस गठबंधन हुआ था उसमें प्री पोल अलायंस हुआ था, बिल्कुल दिल्ली की आला कमान जो कांग्रेस की है वो बिल्कुल प्री पोल अलायंस पे सोच रही है, लेकिन किसके साथ करना है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस हल्के बता रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा हल्के मांग रही है, इवन के 10 के करीब सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू खिते मांग रही है और यहाँ वो बदले में कश्मीर से 7 सीटें दे रही है बदले में। इसी तरह अगर पीडीपी की बात की जाए तो पीडीपी कांग्रेस के साथ जो अभी तक बातचीत हुई है उसमें ज्यादा तोल मोल नहीं कर रही है, तो एक तरह से फ्री हैंड दे रही है कांग्रेस को, खासतौर पे जम्मू खिते में, क्योंकि पीडीपी ज्यादा फोकस जो है वो कश्मीर पे रखी हुई है। तो ये जो है वो डिस्कस की जा रही है। लेकिन श्रीनगर में जिस तरह आज भी कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मीटिंग थी जहां पे कांग्रेस के जो कारकुनान थे, सीनियर कारकुनान, उन्होंने आज की मीटिंग में यही फैसला लिया कि प्री पोल अलायंस नहीं करना है। पार्टी हाईकमान पर बाज़ाब्ता तौर पर चिट्ठी भी लिखी कि प्री पोल अलायंस नहीं करना है। लेकिन ओवरऑल हिज मास्टर्स वॉइस जो होती है वो कांग्रेस में चलती है, तो मास्टर्स वॉइस कल सुनी जाएगी। दिल्ली क्या फैसला करती है, क्या जम्मू कश्मीर के रिलेटेड दिल्ली जो है अलायंस अगर करती है तो किस पार्टी के साथ करती है, क्योंकि जिस तरह 3 दौर जो है बातचीत के नेशनल कॉन्फ्रेंस बैक चैनल पे हो चुके हैं, 2 दौर जो हैं वो पीडीपी के साथ भी हो चुके हैं, तो ये दोनों सारी चीजें जो हैं जो यहाँ की लीडरशिप है, खासतौर पर जो फॉर्मर एमएलएज थे, फॉर्मर मिनिस्टर्स थे और फिर जो पार्टी के जो इलेक्टेबल्स थे, वो सारे जो हैं कल दिल्ली में ये फाइनल डिस्कस। तो ये इतिहाद, ये अलायंस क्या सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान अभी उस पर गुफ्तशनीद हो रही है, चाहे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ करे या पीडीपी के साथ करे, या कि तीनों जमातें आपस में चुनाव लड़े, उस पर कोई बहस हो रही है? देखिए, फिलहाल जम्मू से पैंथर्स, कश्मीर से पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन 3 लोगों पार्टियों की बात हो रही है फिलहाल, और किसी के साथ नहीं हो रही है। और सीपीआईएम के साथ
CPIM, तारिक आर्मी पैंथर्स और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, चार किन किन के साथ अलायंस हो सकता है, या क्या आने वाला जो लाहे अमल है, क्योंकि एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कश्मीर में कहते हैं अगर अलायंस ना भी हो तो वो एक फ्रेंडली होगा यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी यहाँ कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है, तो यहाँ बीजेपी के खिलाफ कोई अलायंस बनाने की जरूरत भी नहीं है। वो पोस्ट पोल पे देखा जा सकता है क्या किया जा सकता है कश्मीर में भी। लेकिन जम्मू में चूंकि बीजेपी का अच्छा खासा रोल है, तो ज्यादा PDP फोकस किए हुए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फोकस किए हुए है जम्मू पे। देखते हैं कि पीपल अलायंस में पैंथर्स, CPIM और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP, इन 5 में से किस तरह का बनता है, ये कल आखिरी फैसला लिया जाएगा। सनम, बाय एंड लार्ज जब हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल इक्वेशन एंड सिचुएशन को देखते हैं तो कांग्रेस का ज्यादा जनाधार यहाँ पर है नहीं, लेकिन इतना भी जरूरी है कि कांग्रेस यहाँ सरकार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सरकार से दूर रखना चाहती है। तो उसके लिए उनका जो बॉन्ड है वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बेहतर बनता है, या कि फिर PDP के साथ उनकी अच्छी इक्वेशन आपको नजर आ रही है? देखिए, मैंने कांग्रेस के कुछ लीडर्स से बात की थी, मैंने यही उनसे बात पूछा था, तो उन सब का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त जो सौदाबाजी से हम कह सकते हैं, जो ये अलायंस एक तरह की सौदाबाजी होती है, तो ये जो अलायंस की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करी है तो वो दाम जरा उसके ज्यादा ऊंचे हैं, क्योंकि मैं वो बड़े जो कांग्रेस के बड़े लीडर है उनकी जगह उनकी सीटें मांग रही है, उन लोगों पे वहां पे वो सीटें मांग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और कश्मीर में अगर उनको दे रही है तो साउथ से 2 सीटों की बात कर रही है, नॉर्थ से भी 2 सीटों की बात कर रही है, तो 7 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है, जबकि 10 सीटें ले रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। कहना है कि जम्मू में 10 सीटों ने मिले, कश्मीर से वो 7 पे कैसे, ये कांग्रेस के लीडर का कहना था। तो उस तरह से देखा जाए तो जो कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप है वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के बरक्स PDP या दूसरी लीडरशिप से बात करने को तैयार है, अलायंस के लिए ज्यादा मूड में है बनस्बत नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टर्म्स कुछ जो है वो जरा टफ टर्म्स है। तो ओवरऑल देखना है, क्योंकि कांग्रेस में सारा फैसला जो है दिल्ली करती है, सेंट्रल पार्टी मीटिंग है, तो सेंटर में किस तरह से कन्वीनर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला राहुल को कर चुके हैं अलायंस के हवाले से, या PDP और कांग्रेस की कितनी वहां पे आपस में जो अलायंस के रिलेटेड ताल्लुकात बने, तो ये वहीं पे डिसाइड होगा कि किस तरह से आगे का लाइमल तय होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज अपना नुक्ते नज़र रखने के लिए। सनम एजाज हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुजवज़ा या मुमकिन तौर पर कांग्रेस के साथ कोई इतिहाद या कोई अलायंस, पीपल अलायंस की जो बातें चल रही हैं उस पर क्या कुछ पेशरफ्त हो सकती है और क्या कुछ इक्वेशन है, क्या कुछ सिचुएशन है, उस पर अपना नुक्ता नज़र रख रहे थे। लेकिन बात यही है कि रिसेंटली हेल्ड जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा वोट शेयर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें हासिल हुआ है, और इस निस्बत से एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी भी नज़र आ रही है, चाहे कश्मीर वैली की बात करें या चनाब वैली की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा वोट शेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि ज़्यादा प्रायोरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये इतिहाद नहीं रह सकता है, लेकिन मजबूरी तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से इलाहिदा करना चाहते हैं, क्या उस एतबार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान कोई बातचीत होगी या कोई अलायंस होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या तीसरी पार्टी PDP के साथ भी कोई इतिहाद होगा या तीनों पार्टियां एक साथ लड़ सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। नाज़रीन किराम, ये तो सियासत की बात थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भी एक बड़ा बयान दिया, और महबूबा मुफ्ती का बयान बांग्लादेश को लेकर था। और महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा है कि बांग्लादेश के जो हालात है उससे भारत को सबक सीख लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने मुकम्मल तौर पर क्या कुछ कहा, आप बने रहे हमारे साथ। हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आपको बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती का आज का स्टेटमेंट किसके नाम था और क्या क्या उन्होंने कहा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक कार सफर इसमें कर सकते हैं, और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट
ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका दोबारा खैर मकदम है। जब नौजवानों को दीवार के साथ फेंका जाए तो फिर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते हैं। जब तानाशाही बढ़ जाए तो फिर बांग्लादेश जैसे हालात बन जाते हैं। और बांग्लादेश के जो हालात है उससे हमें यानी भारत को सबक लिखना चाहिए। ये हम नहीं कहते हैं, ये PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है। महबूबा मुफ्ती ने इन ख्यालात का इजहार आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात से भारत को सबक सीख लेना चाहिए। अवाम मुखालिफ कवानीन लाने के बाद लोगों का पैमाना सब्र से लबरेज हो जाता है और जम्मू कश्मीर में सख्तियाँ और पाबंदियाँ किसी भी तरह अवाम के हक में नहीं। जो बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हम हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश टू द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोजगारी है और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके खिलाफ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो। आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके के लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ जवान। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।